देखो, हम लोगों की जो लास्ट क्लास थी उसमें हम लोगों ने डिसीज़ किस तरीके से कौन कौन से मोड से फैलती है इस वाले टॉपिक पे बातचीत कर ली थी। आज हम लोग 13.33 वाला जो हमारा सेक्शन है दैट इज़ ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन, इस वाले टॉपिक पे बातचीत करने जा रहे हैं। ठीक है, ये हम लोगों की आज की क्लास का डिस्कशन वाला टॉपिक रहेगा। ओके ठीक है, तो फिर कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल। अब देखो, टॉपिक में घुसने से पहले जो यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा वर्ड आप लोगों को दिख रहा है, मैनिफेस्टेशन। ठीक है, इस मैनिफेस्टेशन वाले टॉपिक पे हम लोग घुसते हैं, देखते हैं कि ये मैनिफेस्टेशन वाला टॉपिक आखिर है क्या, या फिर मैं ये कहूँ कि मैनिफेस्टेशन का मीनिंग क्या होता है। तो मैनिफेस्टेशन का 1 या 2 वर्ड्स में अगर मुझे एक्सप्लेनेशन देना है ना, तो हम लोग मैनिफेस्टेशन को इंग्लिश डिक्शनरी में अगर ढूंढेंगे तो इंग्लिश डिक्शनरी में इसका मतलब होगा प्रूफ ऑफ समथिंग। जैसे आप लोग मैथ्स में थ्योरम्स पढ़ते हो या फिर अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करते हो जिसमें आपको बोला जाता है ना शो दैट करो, है ना। ओके, तो कोई ऐसी चीज़ जो उस बात का सबूत दे रही है, सबूत जो दिख रहे हैं, राइट। जैसे मान लेते हैं फ्रिज में से चॉकलेट्स गायब है और आप लोगों के चेहरे पर चॉकलेट लगी हुई दिख रही है, तो ये इस बात का सबूत है, ठीक है, कि आपने चॉकलेट खाई है। सो दैट इज मैनिफेस्टेशन। ये होता है मैनिफेस्टेशन का मीनिंग। अब बायोलॉजी में हम लोगों को ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस के बारे में पढ़ना है। तो आखिर ये टॉपिक है क्या, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बातचीत करते हैं। देखो, हमें ये तो पता है कि अलग अलग माइक्रोब्स अलग अलग मोड्स के वाया हमारी बॉडी में एंट्री ले लेते हैं, और अगर हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम कम रहा तो धीरे धीरे हमारी बॉडी में डिसीज़ शुरू हो जाती है। और जब हमारी बॉडी में वो डिसीज़ शुरू हो जाती है तो उस डिसीज़ के कुछ सिम्टम्स दिखते हैं। जैसे आप लोगों को मान लेते हैं कोई ऐसा माइक्रोब है जो आपकी स्किन में एंट्री करके चला गया, तो आपको देखना स्किन में रैशेस दिखेंगे, आपको खुजली होती हुई दिखेगी, या फिर आपकी स्किन एक्सेसिव ड्राई हो जाएगी। आपको कुछ ऐसे सिंबल्स या मैं कहूँ ऐसे कोई साइंस दिखेंगे जिससे आपको ये पता चलेगा कि अच्छा यहाँ पे बीमारी शुरू हो चुकी है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कोई पर्टिकुलर माइक्रोब आपकी बॉडी में एंट्री कर चुका है वाया नोज, तो आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उस रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको कुछ ना कुछ साइंस दिखेंगे। जैसे हो सकता है आपको कफ हो रहा हो सकता है कि स्नीजिंग हो रही हो, है ना, समथिंग लाइक दैट, उस तरीके का, है ना। तो ये आपको हो सकता है देखने को मिल जाए। तो मैनिफेस्टेशन मतलब वो सबूत, ठीक है, वो सबूत या वो साइन या वो सिंबल जिससे ये पता चलता है कि हाँ ये पर्टिकुलर बीमारी आपकी बॉडी में क्या हो चुकी है, एंटर कर चुकी है। बराबर, ये बॉडी आप लोगों की बॉडी में, ये बीमारी आप लोगों की बॉडी में अंदर एंटर कर चुकी है। डिपेंड कि आपकी वो बीमारी कितनी आपकी बॉडी में फैली है। जैसे कभी कभी हम लोग ने ये सुना होगा बोलते हुए कि अरे आपको तो लास्ट स्टेज का कैंसर हो गया है ना। तो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म लास्ट स्टेज का कैंसर? मतलब ये होता है कि बीमारी बहुत ज़्यादा आगे फैल चुकी है। ठीक है, बीमारी आगे बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। तो जब बीमारी छोटे लेवल पर होती है तो इंटरनली हमारी बॉडी के कुछ टिश्यूज़ होते हैं, उनमें हमें कुछ साइंस, कुछ सिंबल्स दिखते हैं अगर प्रॉपरली डॉक्टर एग्जामिन करे तो। फिर जब हमें वो साइन या फिर वो सिंबल्स हमें दिख जाते हैं, फिर डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट शुरू करता है और हम ठीक हो जाते हैं। बट अगर प्रॉपर टाइम पे हमें उस बीमारी का डिटेक्शन हम नहीं कर पाए ड्यू टू एनी रीजंस, तो वो बीमारी धीरे धीरे एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू, दूसरे टिश्यू से तीसरे टिश्यू एंड अल्टीमेटली बॉडी में जो ऑर्गन्स है वहाँ तक फैल जाती है। ठीक है, वहाँ तक वो बीमारी क्या हो जाती है, फैल जाती है। एंड जब वो बीमारी किसी ऑर्गन में फैल जाती है
तो ऑर्गन में हमें उसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि लीवर हमारी बॉडी का फैटी हो चुका है, या फिर हमारे जो लंग्स के पास जो मतलब हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो लंग्स होते हैं वो हम लोगों को ब्लॉक हुए दिख रहे हैं, है ना। तो इसे कहते हैं मैनिफेस्टेशन, टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन और ऑर्गन स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो हम सिर्फ टिश्यू में डिटेक्ट कर सकते हैं कि कुछ गड़बड़ हुआ है, या कुछ ऐसी चीज़ें जो डायरेक्टली दिखती हैं कि ये ऑर्गन को इफ़ेक्ट कर चुकी हैं। बराबर, वो किसको इफ़ेक्ट कर चुकी हैं? ऑर्गन को इफ़ेक्ट कर चुकी हैं। फिर उन सारी चीज़ों को डिटेक्ट करके हम लोग उसके अकॉर्डिंग, डॉक्टर उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, आपकी दवाइयाँ क्या करता है, शुरू करता है। तो वो जो मैनिफेस्टेशन है, वो जो सबूत है, वो जो सिंबल है, वो जो साइंस है, आपको दिखते भी हैं क्या? तो यस, अगर आपकी बॉडी में कम माइक्रोब्स एंट्री लिए हैं तो मैनिफेस्टेशन यानी कि वो सिंबल, ये वो सिम्टम या वो साइन इतना कम होता है कि आपको पता भी नहीं चलता है कि आप बीमार हो, ठीक है। लेकिन अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा नंबर ऑफ डेज तक ज़्यादा माइक्रोब्स अगर एंट्री कर चुके हैं तो वो आपकी बॉडी के अंदर वो जो सिंबल है वो आपको क्लियरली दिखता है, लोगों को भी दिखता है कि हाँ आप बीमार हो। तो मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है कि एक सबूत या एक सिम्टम जिसको देखकर ये पता लगाया जा सके कि अच्छा ये बीमारी इस पर्टिकुलर सिस्टम या इस पर्टिकुलर ऑर्गन या इस पर्टिकुलर टिश्यू या इस पर्टिकुलर सेल से रिलेटेड है। और जब डॉक्टर का एक बार मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाता है, जब वो एक बार डिटेक्ट कर लेता है कि अच्छा ठीक है आपकी बॉडी का ये पर्टिकुलर पार्ट डैमेज्ड है या ये पर्टिकुलर पार्ट आप लोगों का इन्फेक्टेड है, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपका दवा दारू यानी कि बेसिकली आप लोगों का ट्रीटमेंट वो शुरू करता है। डन। तो वो ट्रीटमेंट वाले टॉपिक पे भी हम आते हैं, बट फिलहाल जो टॉपिक था मैनिफेस्टेशन, मैं उम्मीद करती हूँ ये क्लियर हो कि मैनिफेस्टेशन का मीनिंग एक्चुअली क्या है। अब इस मैनिफेस्टेशन का मीनिंग तो देखो 2 लाइन का था, तो मैडम ये जो इतना बड़ा 13.33 का पैराग्राफ है इसमें ये 2 लाइन की चीज़ को इतना बड़ा चढ़ा के क्यों सिखाया गया है? तो एक्चुअली इस पूरे के पूरे एंटायर पैराग्राफ में आपको अलग अलग डिसीज़ के मैनिफेस्टेशंस दिए हैं। यानी कि किसी को अगर पीलिया नामक एक बीमारी हो जाती है तो उसकी बॉडी के किस ऑर्गन में उसको चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगर किसी को मान लेते हैं ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है तो उसको बॉडी के किस ऑर्गन में चेंजेस देखने को मिलेंगे। ये सारी बातचीत इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में की गई है। ये पर्टिकुलर पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली टीचर्स इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो एक एक लाइन वर्ड टू वर्ड मैं समझाती हूँ। बोल रहा है कि अगर ट्यूबरक्लोसिस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में टीबी भी कहते हैं, इसका बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर कर गया तो पहला क्वेश्चन आपकी टीचर आपसे पूछ सकती है कि भाई जो ट्यूबरक्लोसिस होती है ये किस माइक्रोब की कैटेगरी से होती है। मतलब बैक्टीरिया से होती है कि वायरस से होती है कि फंगल से होती है कि प्रोटोजोआ से होती है। तो आपको पता होना चाहिए बैक्टीरिया। मैं जिस तरीके से मार्किंग करती जा रही हूँ तुम्हें भी अपनी टेक्स्ट बुक में मार्किंग करते जाना है, क्योंकि ये सारे पॉइंट से आगे फ्यूचर में सवाल क्रिएट किए जा सकते हैं। उसके बाद ये बता रहा है कि ट्यूबरक्लोसिस को कॉज करने वाला जो बैक्टीरिया होता है ये हम लोगों के एंटर करता है हमारी बॉडी में हमारे माउथ से, ठीक है। जैसे अगर मेरे को टीबी है बराबर, तो मुझे टीबी क्यों हुई है? क्योंकि उस बैक्टीरिया ने मेरे माउथ से, ठीक है, एंट्री ली है। अब मेरी बॉडी के अंदर वो एंटर तो कर गया, एंटर करने के बाद वो मेरी बॉडी में रहता कहाँ है, वो स्टे कहाँ करता है। जैसे जो कोविड का वायरस था, ये कोविड का वायरस हमारे एंटायर रेस्पिरेटरी सिस्टम को बेकार कर देता था, तो वैसे ही ये जो ट्यूबरक्लोसिस जब हो जाती है, इसका बैक्टीरिया जब हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है तो ये स्टे कहाँ करता है, ये रहता कहाँ है। तो हमें ये पता होना चाहिए ये रहता है इन द गट लाइनिंग, ठीक है, इन द गट लाइनिंग। गट का मतलब क्या होता है, लाइनिंग का मतलब क्या होता है? देखो पहले तो ये जो वर्ड है गट, ठीक है, ये गट का मतलब आपको पता होना चाहिए। अब बायोलॉजी की भाषा में गट का मतलब होता है आप लोगों का पेट, ठीक है, आप लोगों का पेट।
और पेट की लाइनिंग मतलब पेट के अंदर, बराबर, पेट के अंदर या फिर इंटेस्टाइन वगैरह के अंदर। तो जिस तरीके से टाइफाइड का बैक्टीरिया रहता है उसी तरीके से ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया भी हमारी कहाँ पे रहता है, गट लाइनिंग में, ठीक है। या फिर उसमें और भी आगे बताए हैं, या फिर ये लीवर पे भी जा सकता है, और अगर ये लीवर के पास गया, ठीक है, और दे कैन गो टू द लीवर लाइक द वायरसेस, वायरस के जैसे अगर वो लीवर तक पहुंच गया तो जॉन्डिस नामक एक बीमारी हो सकती है। तो एक्चुअली इस एंटायर पैराग्राफ से आपको क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस वाला जो माइक्रोब है वो कौन सा है, तो आपको बताना है कि वो बैक्टीरिया है। वो कहाँ से एंटर कर सकता है, माउथ से एंटर कर सकता है। कहाँ पे स्टे कर सकता है, तो हमें बताना है कि गट लाइनिंग में स्टे कर सकता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जॉन्डिस में हमारा कौन सा ऑर्गन मैनिफेस्टेड होता है, या फिर कौन से ऑर्गन में हमको चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि जॉन्डिस के वक्त हम लोगों की लीवर में चेंजेस हम लोगों को देखने की मिलते हैं। लेकिन हर बीमारी में आपका सेम ऑर्गन अफेक्ट हो रहा हो, ऐसा होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो वैसे ही इन्होंने यहाँ पे एक दूसरी बीमारी के बारे में भी बताया, दैट इज HIV एड्स, कि HIV एड्स का जो भी माइक्रोब है ये हमारी बॉडी में किस तरीके से एंट्री लेता है। तो ये एंट्री लेता है सेक्सुअल ऑर्गन्स के थ्रू। वैसे कई ऐसे केसेस होते हैं जिसमें सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं होता, बट फिर भी एक इंसान HIV से ग्रसित हो जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, अगर आप किसी एक ऐसे इंसान का निडल इस्तेमाल कर रहे हो जिसका ऑलरेडी इस्तेमाल किया हुआ है, अगर उसको HIV है तो वो आपकी बॉडी में भी एंटर कर लेगा। बट द मेन जहाँ से इस HIV की शुरुआत हुई, दैट इज थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। तो HIV हमारी बॉडी में कब एंटर करता है? ड्यू टू सेक्सुअल ऑर्गन्स। फिर एक बार एंटर करने के बाद ये हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ फैलता है या कहाँ कहाँ रहता है? तो ये हमारी बॉडी में लिम्फ नोड्स में फैल जाता है। अब तुम्हारा डाउट होगा कि मैडम ये लिम्फ नोड्स क्या है? तो इसके लिए आपको 10th क्लास में आना है, उसके बायोलॉजी के जो पहला चैप्टर है हम उस पर बातचीत करेंगे कि लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, वैसे ही एक दूसरी बीमारी के बारे में बताया है जो कि बहुत ही कॉमन है, मलेरिया। हम जानते हैं कि मलेरिया किसके थ्रू होता है, या हमारी बॉडी में मलेरिया कैसे होता है? मॉस्किटो बाइट की वजह से होता है। और अगर ये हम लोगों की बॉडी में मलेरिया हो गया तो हमारे लीवर को इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। और फिर हमारी बॉडी में जो RBCs हैं, यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं, ये उसको भी अफेक्ट करता है। तो स्कूल में पेपर में आराम से टीचर पूछ सकती है कि मलेरिया आपके कौन से बॉडी के पार्ट्स को अफेक्ट करता है, तो पता होना चाहिए लीवर एंड देन टू दी RBC, ठीक है। उसके अलावा एक और बीमारी के बारे में बताया गया, जापानीज, ठीक है, एंसेफ्लाइटिस, या फिर जिसको हम कहेंगे ब्रेन फीवर। कल को टीचर इसी से क्वेश्चन पूछ सकती है कि व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ ब्रेन फीवर, तो आपको पता होना चाहिए जापानीज एंसेफ्लाइटिस, है ना। अच्छा, ये ब्रेन फीवर भी हमारी बॉडी में किसके थ्रू एंटर करता है? ये एंटर करता है मॉस्किटो बाइट, लेकिन ये हमारे लीवर को इफेक्ट नहीं करता, ये इन्फेक्ट करता है हमारे ब्रेन को, इसीलिए इसे कहा गया है ब्रेन फीवर। तो एक्चुअली हर बीमारी के सिम्टम्स अलग होते हैं। देखो, हर बीमारी में बुखार आता है, बट हर बुखार में आप केमिस्ट से लाकर पैरासीटामोल या क्रोसिन आप खा लो, उससे आप ठीक नहीं होते। हाँ, कुछ समय के लिए आपका फीवर डाउन ज़रूर हो जाएगा, बट आपको जैसे ही दवाई का असर ख़त्म होगा, ठीक है, उस पर फिर आपको ऐसा लगेगा कि मैं फिर बीमार पड़ गया हूँ ना। तो एक्चुअली कैसा है, हर चीज़ का इलाज अलग है। क्यों इसका इलाज अलग है? क्योंकि हर माइक्रोब आपके सेम ऑर्गन में आपकी बॉडी पे अटैक करता हो, सेम तरीके से अटैक करता हो, ऐसा नहीं है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से वो अटैक करता है, ठीक है। तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि हर बीमारी के सेम सिम्टम्स होंगे, तो हर बीमारी के सेम सिम्टम्स नहीं होते, ठीक है। हर बीमारी के सेम सिम्टम्स नहीं होते। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे बताया है कि अगर किसी बीमारी में लंग्स टारगेट हुई है, जैसे अभी कोविड में लंग्स टारगेट हुई थी, तो अगर कभी किसी भी बीमारी में लंग्स अगर टारगेट होती है तो सिम्टम्स क्या होते हैं कि आपको कफ हो जाएगा,
आपको सांस लेने में तकलीफ होगी। ब्रेथलेसनेस मतलब वही सांस लेने में तकलीफ होना। तो कल को यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि व्हाट विल हैपन इफ योर लंग्स आर इन्फेक्टेड। तो आपको पता होना चाहिए कि वी विल हैव द सिम्टम्स ऑफ कफ एंड ब्रेथलेसनेस। अगर किसी बीमारी में आपके लीवर पे टारगेट हुआ है, ठीक है, तो आप लोगों को जॉन्डिस हो जाएगा। जॉन्डिस का मतलब पीलिया हो जाएगा। अगर किसी बीमारी में ब्रेन पे टारगेट हुआ है, तो आपको हेडेक होगा, आपको वॉमिटिंग होगी, फिट्स या फिर अनकॉन्शियसनेस। अनकॉन्शियसनेस का मतलब आप होश नहीं रहेगा, आप बेहोश हो जाओगे या फिर आपको नींद आएगी। और फिट्स का मतलब होता है मिर्गी, ठीक है, फिट्स का मतलब क्या होता है, मिर्गी। तो एक्चुअली सिम्टम्स हर बीमारी के सेम रहेंगे ऐसा नहीं होता। किस ऑर्गन पे उस पर्टिकुलर माइक्रोब ने हमला किया है इस बारे पर, इस चीज पे डिपेंड करता है कि सिम्टम्स कैसे दिखेंगे। तो यहाँ से ये जो पर्टिकुलर पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में ये जो पूरी लाइंस लिखी है, द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ अ डिसीज विल डिपेंड अपॉन टिश्यू और ऑर्गन विच द माइक्रोब टारगेट्स। इससे आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑन व्हाट फैक्टर्स, ठीक है, साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ डिसीज डिपेंड। किसी भी डिसीज के साइन और सिम्टम्स, ठीक है, किन फैक्टर्स पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। तो ये आपको अपना आंसर लिखना होगा कि वो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि कौन से ऑर्गन को या फिर कौन से टिश्यू पर इन्फेक्शन या अटैक किया गया है, ठीक है। अच्छा, बस ओके। अब जैसे कभी कभी सिम्टम्स हम लोगों को किसी की बॉडी में बहुत ही आसानी से दिख जाते हैं कि अच्छा ये पता चल जाता है कि बॉडी हमारी बीमार हो गई है, ठीक है, ओके। बट कई बार हमें पता नहीं चलता बराबर कि हम बीमार हैं, क्यों, और लेकिन हम बीमार होते हैं क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी का हो सकता है इम्यूनिटी सिस्टम ज़्यादा अच्छा हो, या हो सकता है हमारी बॉडी में माइक्रोब्स ने कम एंट्री ली हो, ठीक है, और हमें पता नहीं चल रहा है कि दैट वी आर एक्चुअली बीमार, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और पॉइंट बताया है कि जब किसी व्यक्ति को एड्स हो जाता है तो उस व्यक्ति को जब सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू एड्स होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है कि जब HIV का इन्फेक्शन होता है तो वो जो वायरस होता है जिससे HIV फैल रहा है वो इम्यूनिटी सिस्टम में जाता है, हमारी बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम में जाता है और इम्यूनिटी सिस्टम को डैमेज करता है। इम्यूनिटी सिस्टम का काम क्या होता है कि आपकी बॉडी में कोई भी प्रकार की बीमारी हो, कोई भी प्रकार की बीमारी, उन सारी बीमारियों से आपकी बॉडी को बचाना। मतलब आप ये कह सकते हो कि वो एक तरीके से आपकी बॉडी का गार्ड है, गार्ड। अब अगर मान लेते हैं HIV का वायरस उस गार्ड को ये डैमेज कर देगा तो जो नई बीमारियां आएंगी उन नई बीमारियों से आपकी बॉडी को कौन प्रोटेक्ट करेगा, बताओ। फिर नई बीमारियां आपको होती जाएंगी, फिर आप उन नई बीमारियों को बोलोगे कि मैं ठीक करता हूँ, तो फिर उनको ठीक कैसे करोगे, फिर एक और नई बीमारी आ जाएगी। क्यों, क्योंकि अब आपकी बॉडी में जो आपका गार्ड था, ठीक है, वो गार्ड आपकी बॉडी में नहीं है। तो बेसिकली कभी भी किसी भी इंसान की मौत HIV से नहीं होती। HIV के होने की वजह से उसका जो इम्यूनिटी सिस्टम खराब हो जाता है, इम्यूनिटी सिस्टम इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो छोटी छोटी बीमारियां, नॉर्मल डे टू डे लाइफ की छोटी छोटी बीमारियां, छोटी सी सर्दी, छोटा सा जुकाम, ये सब बीमारियां ही इतनी बड़ी हो जाती हैं कि अल्टीमेटली उस इंसान की डेथ भी हो जाती है। तो HIV क्या करता है, हम लोगों के किस बात पे डिपेंड, मतलब इन्फेक्ट करता है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करता है, वो असर डालता है, ठीक है। तो बेसिकली इम्यूनिटी सिस्टम अगर आपकी बॉडी का स्ट्रॉन्ग है तो अगर आपकी बॉडी में लेट से ज़्यादा माइक्रोब्स भी एंट्री करके चले गए हैं तो भी आप उसको झेल जाओगे, आप जल्दी बीमार नहीं पड़ोगे। आप देखोगे कभी कभी मौसम अगर बाहर का चेंज होता है, सडनली बारिश आ जाती है, सडनली ठंडा हो जाता है, तो कुछ बच्चे बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। तो इट मीन्स दैट उनकी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम कम है। और कुछ लोग तुम देखना बीमार जल्दी नहीं पड़ते, तो इसका मतलब उनकी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम कैसा है, ताकतवर, ठीक है। अच्छा, तो अगर इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है तो इम्यूनिटी सिस्टम क्या करेगा, आपकी बॉडी का गार्ड है, वो अलग अलग सेल्स को अलग अलग प्रकार की बीमारी से या बीमार करने वाले माइक्रोब से बचाता है, ठीक है।
वो बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। जैसे एक गार्ड कैसा करता है, सैनिकों को ऑर्डर देता है, वो वाले जाके दरवाजे पे जाके खड़े हो जाओ ताकि अटैक हमला वहाँ से हो सकता है। वहाँ पे दुश्मन खड़े हैं, जाके उनको मारो, हमला वहाँ से भी हो सकता है। तो इसी तरीके से तुम्हारी बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है, अगर उसको दिख रहा है कि कहीं किसी टिश्यू में कोई माइक्रोब एंट्री कर चुका है, तो वो वहाँ पर जाकर उस माइक्रोब को मार डालने का काम करता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को बेसिकली हम लोग कहते हैं इन्फ्लेमेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, इन्फ्लेमेशन। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि डिफाइन करिए इन्फ्लेमेशन क्या है। तो आपको पता होना चाहिए इन्फ्लेमेशन का मतलब, व्हाट इज इन्फ्लेमेशन। रीड करिए इसको क्लियरली कि आगे एक एक्टिव इम्यूनिटी सिस्टम रिक्रूट करता है बहुत सारे सेल्स को। रिक्रूट मतलब उन्हें ऑर्डर देता है, ठीक है, टाइप कि जाओ जाके उस अफेक्टेड टिश्यू के पास जाओ और वहाँ पे जो भी गंदे गंदे बीमारी फैलाने वाले माइक्रोब है उनको मार डालो। तो इसी तरीके से ऑर्डर देकर किसी बीमारी करने वाले माइक्रोब को मरवा देना इज नोन एज इन्फ्लेमेशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो पेपर में 1 मार्क के लिए डिफाइन पूछा जा सकता है कि आप यहाँ पे डिफाइन करिए कि इन्फ्लेमेशन क्या है। डन, ओके। इसके अलावा अभी जैसे तुमने सुना होगा कि जब सभी लोग कोरोना की वैक्सीन लगाए थे तो उनको बहुत, किसी को सर दुख रहा है, किसी का पेट दुख रही, पेट तो नहीं दुख रहा था खैर, किसी को बुखार आ रहा है, किसी को उल्टियाँ हो रही हैं, किसी के हाथ पाँव में दर्द हो रहा है। मुझे बहुत तेज बुखार आया था, वैक्सीन लगाने के आधे घंटे के बाद ही हो गया था मेरे को तो तुरंत, और 2 दिन तक रहा था। मेरे भाई को कुछ नहीं हुआ था, ठीक है। तो एक्चुअली में जब भी हमारा इम्यूनिटी सिस्टम इस तरीके की रिक्रूटमेंट करता है कि आपको ये करना है, बॉडी के सेल्स को ऑर्डर देता है, ठीक है, तो एक्चुअली में आपकी बॉडी में वो चीज़ हो रही है, रिक्रूटमेंट, इसका पता आपकी बॉडी पे चल जाता है। कैसे? आपकी बॉडी में कुछ जगहों पे स्वेलिंग होगी, सूजन आ जाएगी, आपको पेन होगा हड्डियों में या बॉडी में पेन होगा, या फिर आपको फीवर आ जाएगा। तो जब हमारी बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम काम करता है तो उस इम्यूनिटी सिस्टम में, या हमारा इम्यूनिटी सिस्टम काम कर रहा है, ये चीज़ हमें कैसे पता चलती है? क्या हमें कुछ दिखता है क्या? तो यस, हमारी बॉडी में उसके रिस्पॉन्स में हम लोगों को ये दिखता है कि वहाँ पे क्या हो चुका है, आप लोगों का पेन आ रहा है आपकी बॉडी में, या फिर आपकी बॉडी में क्या हो रही है, स्वेलिंग आ रही है, या फिर आपकी बॉडी में बुखार आ रहा है। तो वेन एवर इम्यूनिटी सिस्टम विल वर्क, ठीक है, आपके इसमें क्या होगा, हमेशा आपको कुछ ना कुछ जनरल इफेक्ट्स, लोकल इफेक्ट्स आपको आपकी बॉडी में देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द लोकल इफेक्ट्स, ठीक है, व्हाट आर द लोकल इफेक्ट्स ऑफ इम्यूनाइजेशन, नॉट इम्यूनाइजेशन, ऑफ इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन के लोकल इफेक्ट्स क्या हैं? तो आपको यहाँ पे अपना आंसर में क्या रिपोर्ट करना है, प्रॉपर तरीके से स्टेटमेंट बना के कि स्वेलिंग, अच्छा थोड़ा अलग शेड ले लेते हैं, यहाँ पे स्वेलिंग, पेन एंड फीवर, दीज आर द जनरल इफेक्ट्स। खैर अभी तो ऑर्डर आ गया है कि बच्चों को भी वैक्सीन लग सकती है, 15 से 18 साल वाले। तो इफ़ यू आर इन दैट एज ग्रुप, जो कि अभी नहीं होगे तुम, बट खैर अगर आपके घर में कोई इस तरीके का वैक्सीन लगा के आता है तो आप ज़रूर देखेंगे कि उसको भी इनमें से कुछ सिम्टम्स का असर उसको, आपको उसकी बॉडी पे देखने को मिलेगा। वो बोलेगा अरे मेरी बॉडी दुख रही है, आपको दिखेगा कि अरे मेरे को बुखार आ गया है। इसका मतलब आपकी बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम ने काम करना शुरू कर दिया है, ठीक है, ओके, बस डन। तो यहाँ पे यार मैनिफेस्टेशन वाला टॉपिक हमने ख़त्म कर लिया है। कल हम लोग प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट ये वाला और प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन ये वाले कल 2 टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी बड़े टॉपिक्स हैं, ठीक है। या हो सकता है स्प्लिट कर ले, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट एक दिन और प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन अगले दिन, बट स्टिल मेरे को जहाँ तक मेरा मेंटल प्रिपरेशन है कि हम इसको एक ही दिन, ठीक है, बराबर हम लोग यही करेंगे कि एक बार जब डॉक्टर को सिम्टम्स दिख जाते हैं तो फिर वो क्या करता है, ठीक है, क्या करता है फिर, तो उसी बारे में हम लोग कल बातचीत करेंगे। तो फिलहाल इस डिस्कशन को अभी यहाँ पर रोकते हैं। कल की क्लास में प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन इन दोनों टॉपिक्स पे